नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहावत है, एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महायुति यानी एनडीए की सरकार राज्य में चल रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राज्य में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सीएम पद की दावेदारी सबके बीच में शुरू हो गई। अजीत पवार के जन्मदिन पर जो पोस्टर लगे उसमें उन्हें भावी सीएम लिखा गया। वहीं सबसे बड़ा दल होने के बाद भी बीजेपी का मुख्यमंत्री राज्य में नहीं है। इसकी टीस केंद्रीय गृह मंत्री के बयान में साफ दिख चुकी है, जिसे वो गठबंधन की मजबूती बता रहे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं, भले ही अभी चुनावों की सिर्फ चर्चा है, लेकिन सीएम पद की दावेदारी लगातार चल रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। तारीख 22 जुलाई, महाराष्ट्र के राजनीति के दो कद्दावर नेताओं का जन्मदिन। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ही मौजूदा वक्त में राज्य के उप मुख्यमंत्री। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं कि उप मुख्यमंत्री पद दोनों ने मजबूरी में स्वीकार किया। महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद पार्टी हाईकमान के आदेश पर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, तो वहीं चचा से बगावत कर महायुति में शामिल हुए अजित पवार के पास उप मुख्यमंत्री बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिंदे सीएम है और दोनों डिप्टी सीएम। सरकार चल रही है, लेकिन कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है और तीनों सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए कभी बयानों तो कभी पोस्टर के जरिए अपनी अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही नेताओं की नजरें महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ऊंची पदवी पर है, यानी कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर है। दरअसल राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों नेता खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में मुख्यमंत्री बनने का इशारा जरूर दे रहे हैं। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी, लेकिन महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, सबने अभी से ही चुनाव का बिगुल बजा दिया है। दोनों गठबंधन के नेता अपने अपने दावे इशारों में बता रहे हैं, जिसने दोनों तरफ सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का जन्मदिन भी सियासी हो चला। दो तस्वीरें देखिए, एक है अजित पवार का बर्थडे केक जिसमें भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ, और दूसरी तस्वीर है पोस्टर में भी अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। अजित पवार के कार्यकर्ताओं का जोश इतना हाई है कि कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के सामने ही अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगा दिया। हालांकि अभी तक महायुति में सीट बंटवारे को लेकर ही बैठकों का दौर चल रहा है। उससे पहले ही सीएम वाला पोस्टर संकेत दे रहा है कि आगे की राह जरा मुश्किल है। महाराष्ट्र में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तक दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन अभी से दोनों ही तरफ से मुख्यमंत्रियों की घोषणा होने लगी है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जन्मदिन है। उनके दफ्तर के बाहर, जो एनसीपी का दफ्तर है, उसके बाहर सैकड़ों पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए कि उस पर भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। अजित पवार ने एक केक भी काटा था जिसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लिखी हुई थी। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने साफ किया कि इस बार महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। उधर अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, तो उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं तीनों पार्टियों में मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मची हुई है, और इसी तरह की होड़ महाविकास अघाड़ी में भी है। वहां पर भी सभी पार्टियों के नेता अपने अपने
बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी थी कि उनके जन्मदिन पर कोई पोस्टरबाजी नहीं करेगा, लेकिन रविवार के दिन पुणे में हुए पार्टी के सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस के दिल की बात अमित शाह ने कही। अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगली महायुति सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद सीएम पद बीजेपी के पास नहीं, लेकिन गठबंधन की मजबूरी और विरोधियों को सत्ता से दूर रखने की रणनीति के तहत बीजेपी डिप्टी सीएम का पद लेकर सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलिए, बनानी है या नहीं बनानी है? फिर से एक बार विजय अभियान चलाना है या नहीं चलाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती दोस्तों। दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। शाह के इस बयान के कई मायने। अभी तक चुनाव के लिए महायुति में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है, न तो सीट शेयरिंग को लेकर और न ही सीएम के चेहरे को लेकर। लेकिन शाह ने इतना पहले ये बयान देकर अपने सहयोगियों को यह संकेत दे दिया कि उसकी अगुवाई में ही चुनाव होगा और सीएम का चेहरा भी बीजेपी का ही होगा। वो अलग बात है कि सहयोगी इस बात को कितना स्वीकार करते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ही अभी तक महायुति के भीतर कोई बात नहीं बन पाई। तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती। कमोवेश यही हालत महाविकास अघाड़ी की भी है। वहां भी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। सीट शेयरिंग को लेकर यहां भी अभी फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास अघाड़ी में 288 विधानसभा है। तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है, खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। महाविकास अघाड़ी में भी शामिल तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती, ताकि नतीजों के बाद सीएम के चेहरे को लेकर उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो। इंद्रजीत सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24। करीब 2 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए तमाम पार्टियों में रस्साकसी तैयारियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र को विधानसभा के लिहाज से 5 भागों में बांटा जाता है। हर भाग में कोई ना कोई पार्टी मजबूत है। कहां किसकी कितनी ताकत है, यह रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारा और सीट शेयरिंग से लेकर लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंकाया और अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ समय पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश हुई थी, जिसमें महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी रहा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजेगा और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आएंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। ये सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की हार हुई है। इस तरह से उनका मनोबल भी डाउन है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है मध्य प्रदेश पैटर्न पर, पिछला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना के बल पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। इसका कितना चुनाव में लाभ होगा ये तो आज नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव होने में भी 2 से 3 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से ही विधानसभा में चुनाव या परिणाम आएंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही है। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है। खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में हैं, हमारे संपर्क में है, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहां जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो उनके ऊपर एक जो हमेशा आरोप लगता है कि ये पहले मित्रों को जोड़ती है और जब मजबूत होने के बाद उनको छोड़ती है। आज तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान हुआ है या जो भी लाभ होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा है और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आई, तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली, तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। रार छिड़ी है। ऐसे में 2024 के चुनाव में
पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा 13 सीट जीती और स्ट्राइक रेट रहा 76%। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 जीती और स्ट्राइक रेट रहा 80%। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 44% वोट शेयर मिला। अब 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए वाले यही साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि उनकी हार नहीं हुई, बल्कि खास तबके ने इंडिया गठबंधन वालों को वोट किया। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी महाराष्ट्र में विपक्षी ताकत की एकजुटता दिखा रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में समाजवादी पार्टी की एंट्री ने नया एंगल तैयार किया और यह एंगल इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन को कई राज्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अखिलेश को महाविकास आघाड़ी कितना शामिल करते हैं या अखिलेश अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में उतरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।